आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में हम लोग 9वां पाठ पढ़ रहे हैं, छूट और कमीशन। छूट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत के बारे में पढ़ चुके हैं। और छूट क्या है, इसको उदाहरण के द्वारा आप लोगों ने समझ लिया कि छूट क्या है। जब छूट दुकानदार देते हैं तो उनसे उनकी बिक्री बढ़ जाती है, इससे उनका फ़ायदा होता है, साथ साथ ग्राहकों को भी फ़ायदा होता है। तो छूट के सवालों को भी हमने लोगों ने देखा। प्रश्न संग्रह 9.1 का सवाल देख चुके हैं। अब हम लोग आगे का देखेंगे, कमीशन क्या है, कमीशन किसको कहते हैं, ये जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। कमीशन क्या होता है, तो जिस तरह से छूट है उसी तरह से कमीशन भी होता है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा छूट और कमीशन में अंतर है। छूट डायरेक्ट जो है ग्राहक और दुकानदार के बीच में होता है। कमीशन व्यापारी और व्यापारी के बीच में, यानी बिजनेस करने वाले आपस में करते हैं। जैसे कोई वस्तु उत्पादित करता है तो वह स्वयं उसको बेचने में असमर्थ होता है, यानी उत्पादन का काम कोई करता है तो उसको अपना माल मार्केट में भेजना है, बेचना है, लेकिन वह सारा काम अकेले नहीं कर सकता है, इसलिए वह किसी दूसरे के माध्यम से अपना माल बेचता है। तो जब वो कोई किसी दूसरे से के द्वारा माल को भिजवाता है तो उसको कुछ न कुछ उसे देना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति है, अपना माल, पुस्तक है, कपड़े हैं, साबुन है, ये जो है किसी दूसरे को जिम्मेदारी देता है, तो ऐसे व्यक्ति को विक्रेता कुछ न कुछ कमीशन यानी कुछ न कुछ पैसा देता है। तो ऐसे जो काम करने वाले होते हैं उनको हम कमीशन एजेंट भी कहते हैं। कमीशन एजेंट यानी वो उनका माल, ये कमीशन एजेंट करेंगे क्या कि जहाँ से माल बनता है वो डायरेक्ट माल वहाँ से लाएंगे और ये वितरण का काम करेंगे, यानी बेचने का काम करेंगे। और इस सेवा के बदले में उन्हें जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे ही कमीशन कहते हैं। कुछ न कुछ इन्हें पारिश्रमिक मिलना चाहिए, काम भी करेंगे ये लोग, तो उस जो इनको पारिश्रमिक मिलता है उसी को कमीशन शब्द कहा जाता है। कमीशन प्रतिशत में दिया जाता है अक्सर, क्योंकि काम के अनुसार इन्हें कमीशन या पारिश्रमिक मिलता है, यानी जितना माल वो बेचते हैं उसी के अनुसार प्रतिशत निश्चित किया जाता है और उसी पर उन्हें कमीशन मिलता है। जैसे आप समझ लीजिए, ज़मीन है, जैसे भूखंड है, घर खरीदना है, ज़मीन है, बेचना है या खरीदना है, तो घर है, पशु पक्षी है, इनके मालिक को ऐसी चीज़ें बिक्री करते समय आसानी से जल्दी से ग्राहक नहीं मिलेंगे, तो इसलिए बेचने वाला और खरीदार इन्हें पास लाने का कार्य जो व्यक्ति करता है उसे मध्यस्थ या दलाल या कमीशन एजेंट, इस तरह आप कह सकते हैं। आप सामान्य रूप से अपने अगल बगल देखेंगे तो आज जो है प्रॉपर्टी डीलर कह सकते हैं उनको, प्रॉपर्टी डीलर डीलिंग का काम करते हैं। उनके पास जो है लोग भाड़े से लेना होता है घर, या भाड़े से देना होता है तो भी जाते हैं, या बेचना होता है अपना घर, या किसी को खरीदना होता है तो दोनों लोग जाते हैं। इनका संपर्क दोनों से रहता है, खरीदने वाले से भी, बेचने वाले से। तो ये बीच का काम करते हैं, तो इन्हें हम मध्यस्थ या दलाल कहते हैं, और या तो कमीशन एजेंट कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है कमीशन पर ही काम करते हैं, प्रतिशत पर ही काम करते हैं, यानी जो काम करेंगे उससे प्रतिशत यानी कुछ न कुछ फ़ायदा लेते हैं। जैसे जो है घर वगैरह जो भिजवाते हैं, जिसको हम प्रॉपर्टी डीलर कह सकते हैं, ये लोग 2% जितने का घर होता है बोलते हैं 2% भाई हम लेंगे, तो उन्हें 2% जो खरीदता है वो भी देता है, 2% जो बेचता है वो भी देता है। तो इस तरह से इनका जो पारिश्रमिक मिलता है और अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। लेकिन अभी जो है कोरोना की स्थिति में सबका बिजनेस बहुत कम हो गया है, फिलहाल वो समय बदलेगा। तो ये हमको कमीशन क्या है, कमीशन एजेंट क्या है, ये सब चीज़ें समझना है, इसलिए सब शब्दों का क्या मतलब है तो आप, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसी तरह से किसान लोग, जैसे अनाज, सब्जी, फल फूल, ये जो है कृषि उपज की बिक्री
जिस मध्यस्थ के द्वारा होती है, यानी किसान डायरेक्ट अपनी खेत से सामान को नहीं बेच पाता है तो वह किसी व्यक्ति के माध्यम से बेचता है, तो उसे हम दलाल या अड़तिया कहते हैं। वो बड़ी मार्केट में ले जाते हैं, वहाँ पर कहाँ ले जाएंगे, तो ऐसे वहाँ पे लोग रहते हैं जिसको दलाल या अड़तिया कहते हैं। इनके पास वो लोग अपना माल लेके जाते हैं और इनके पास ग्राहक जो खरीदने वाला होता है वो भी आता है। तो ये जो है, एक तो जो खरीदता है उसको माल मिल जाता है और एक जो माल लेकर गया है उसका माल बिक जाता है। ये दोनों काम करते हैं। कभी कभी ये दोनों से पैसा लेते हैं, लेकिन नहीं तो अक्सर जो है जिसका माल बेचते हैं उसी से दलाली लेते हैं। तो इस काम के बदले में मध्यस्थ को जो कमीशन मिलता है उसको दलाली या आढ़त कहते हैं। ज़्यादातर शब्दों में आढ़त शब्द चलता है कि ये लोग को सामान्य भाषा में आढ़त कहते हैं। मतलब ये अड़तिया आया, जो काम करता है उसको अड़तिया और जो पैसा लेते हैं उसको आढ़त कहते हैं। तो दलाली, आढ़त, कमीशन, ये सारे शब्दों का मतलब एक ही है, जो कि माल जो बेचने का काम करता है उसके बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है वही जो है, चाहे उसको कमीशन कहें, चाहे दलाली कहें, चाहे आढ़त कहें, सबका मिलता जुलता अर्थ है। तो इसको हम सवाल के द्वारा और समझेंगे। जैसे सवाल है, श्रीपति ने एक दलाल के जरिए 2,50,000 रुपये मूल्य का भूखंड सदाशिव को बेचा। दलाल ने दोनों ओर से 2% दलाली ली तो उसे कुल कितनी दलाली प्राप्त हुई। यानी कमी, ये जो है इसको आप प्रॉपर्टी डीलर कह सकते हैं। तो इनको आजकल प्रॉपर्टी डीलर भी कहा जाता है और सामान्य भाषा में दलाल या दलाली कहते हैं। तो श्रीपति अब ने क्या किया, किसी दलाल के जरिए, यानी डायरेक्ट जो है अपना भूखंड यानी जमीन नहीं बेच पा रहे थे तो दलाल के सहारे उन्होंने बेचा। अब दलाल ने क्या किया, कौन से भी 2% लिया और जिसको उसने बेचा उससे भी 2% लिया। दोनों तरफ से 2% उसने अपना दलाली लिया यानी पारिश्रमिक लिया। तो दलाल को कितना रकम प्राप्त हुआ यही बताना है। दोनों ओर से 2% दलाली ली तो उसे कुल कितनी दलाली, कितना पारिश्रमिक मिला, ये जानने के लिए हम देखेंगे। पहला जानकारी ये लिख लेंगे, भूखंड का मूल्य है 2,50,000। अब इस पे दलाली कितना बनती है, 2% चूंकि कहा गया है, प्रतिशत में ही दी जाती है, इसलिए दलाली हो गया 2,50,000 गुणे 2/100। 2% का मतलब 2/100। शुरू में आपने देख लिया है प्रतिशत को भिन्न में कैसे लिखते हैं। तो 2,50,000 का 2% निकालने के लिए 2,50,000 गुणे 2/100 लिखेंगे। अब इसको सरल करेंगे, यानी 0 से 0 काट दीजिए, हमेशा 0 से 0 कट जाता है। इस तरह से ही आप देखेंगे, यहाँ 2 0 खत्म हो गया, यहाँ पे 2 0 बचा है। 25 दूना 50 यहाँ लिख दीजिए। ये दोनों 0 जो बचे हैं वहाँ बढ़ा देंगे, आप देखेंगे इस तरह से 5,000 आंसर आ गया। तो भूखंड यानी को जो बेचा गया 2% इसका हो गया 2,50,000 का 5,000, लेकिन दोनों ओर से दलाली मिली है, यानी श्रीपति ने भी 5,000 दिया और जिसको उसने बेचा उससे भी 5,000 लिया, यानी 5,000 उसके पास 2 बार मिला। तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों ओर से प्राप्त दलाली यानी कुल दलाली हो गई 5,000 धन 5,000, हो गया 10,000 रुपये। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला उदाहरण देखते हैं। सुखदेव ने अड़तिया के माध्यम से 4,050 रुपये प्रति कुंटल की दर से 10 कुंटल गेहूं बेचा। उसने अड़तिये को 1% की दर से आढ़त दी, तो गेहूं की बिक्री के पश्चात उसे कितने रुपए प्राप्त हुए, ज्ञात कीजिए। सुखदेव किसान है, अड़तिया के माध्यम से 4,050 रुपये के हिसाब से उन्होंने 10 क्विंटल गेहूं बेचा। 1 कुंटल 4,050 रुपये में, तो 10 कुंटल का कितना हुआ इसको निकालना पड़ेगा। फिर उसमें से उन्होंने 1% दलाली दे दी, तो 1% कम करके उन्हें मिलेगा, यही हमें मालूम करना है। तो क्या क्या चीज़ जानकारी ये लिख लेंगे। गेहूं का बिक्री मूल्य, गेहूं 10 कुंटल है, 1 कुंटल का दाम है 4,050 रुपये, इसलिए 10 गुणे 4,050 लिख लेंगे। अब गुणा करेंगे तो आप ऐसे गुणा में क्या होता है, 10 का गुणा करना है
4050 लिख के एक जीरो बढ़ा दीजिए, आपका गुणा हो गया, यानी 40,500 रुपये हो गया। अब इस पर 1% की दर से आढ़त दिया गया है, तो 1% आढ़त निकालेंगे, यानी इसलिए दी गई आढ़त 40,500 रुपये पर 1% दिया जाएगा। तो 40,500 गुणे 1/100 लिखेंगे, इसको सरल करेंगे, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो 1 कट जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे 405 रुपये है, 405 इधर 1 है, 1 का गुणा करने पर वही आता है जो संख्या रहती है, इसलिए 405 ही यहाँ आएगा, यानी 405 रुपये उन्हें आढ़त देना पड़ा, तो इतना उनको कम मिला। तो इसलिए गेहूँ बेचने पर प्राप्त राशि हुई गेहूँ का विक्रय मूल्य, यानी 40,500 रुपये में से आढ़त 405 घटा देंगे, तो गेहूँ का विक्रय मूल्य ऋण आढ़त 40,500 ऋण 405 आ गया। ये देखो यहाँ घटा सकते हैं, 10 में से 5 गया 5, यहाँ आएगा 9, 9 में से 0 गए 9, यहाँ बचा 4, ये जो है आप इसको 4 में से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा, आप देखेंगे कि ये 5 था, ये 405 था, इधर ये 40 पूरा बचा हुआ है, ये 40 यहाँ आ जाएगा, यानी 40,095 रुपये उन्हें मिला। तो इस तरह गेहूँ बेचने के पश्चात सुखदेव को 40,095 रुपये प्राप्त हुए, ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से कमीशन था। इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द है रिबेट। रिबेट क्या है? छूट और कमीशन आपको समझ में आया होगा, दलाली हथिया, उसी से मिलता जुलता शब्द रिबेट है। रिबेट में थोड़ा अंतर है कमीशन वगैरह से। क्या अंतर है? इसमें क्या होता है कि रिबेट जो दिया जाता है ग्राहक को तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो रिबेट होता है उसकी भरपाई अक्सर सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए इसको रिबेट कहते हैं। तो चलो देखते हैं। खादी ग्रामोद्योग भंडार, हथकरघा से बनी कपड़े की दुकान, हस्तकला की वस्तु, बिक्री केंद्र, महिला बचत समूह आदि संस्था कुछ विशेष अवसरों पर ग्राहक को छूट देती है। जैसे उदाहरण के लिए गांधी जयंती अभी आने वाली है 2 अक्टूबर को, तो गांधी जयंती के अवसर पर खादी के कपड़ों पर छूट दी जाती है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है, इस अवसर पर खादी जो के कपड़े हैं उस पर छूट दी जाती है। तो दुकानदार को अंकित मूल्य की अपेक्षा जितनी राशि कम प्राप्त होती है उसकी पूर्ति शासन द्वारा यानी सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत ग्राहक को जो छूट मिलती है उसे रिबेट कहते हैं, यानी जो राशि उसमें से कम करके दी जाएगी ग्राहक को, यानी मान लीजिए कपड़ा जो अपना खादी का कपड़ा है उसमें मान लीजिए 10% रिबेट पर मिल रहा है, तो जो 10% ग्राहक को फायदा हो रहा है, लेकिन वो 10% की भरपाई कौन कर रहा है? शासन द्वारा, सरकार द्वारा की जा रही है। इसलिए इसको डायरेक्ट छूट या कमीशन न कर करके इसको रिबेट कहा जाता है। ये जो है सरकार अपनी तरफ से दे रही है, इसका नुकसान सरकार को हो रहा है, लेकिन फायदा जो है ग्राहक को हो रहा है ताकि ग्राहक खरीदारी करे। तो इस तरह जो मिलता है ग्राहक को समय समय पर, इसको रिबेट कहते हैं। इसी तरह आयकर भरने वाले जिन व्यक्तियों को आय निश्चित सीमा तक होती है उन्हें आयकर में छूट मिलती है, और इस छूट को रिबेट कहते हैं, यानी सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है कि इतनी आय तक के व्यक्तियों का कोई आयकर, कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो जो उन्हें छूट दी गई आयकर में उसको हम रिबेट कहते हैं। यहाँ पर भी रिबेट शब्द आपको समझ में आया होगा। संक्षेप में रिबेट अर्थात एक प्रकार की छूट ही होती है। हमने पहले ही कहा कि छूट से ही मिलता जुलता शब्द है। वह विशिष्ट शर्त के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्था या शासन की ओर से दी जाती है। ये साधारण व्यक्ति इसका उपयोग नहीं करते हैं, ये ज़्यादातर सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की जाती हैं उस पर ये जो है जनता को फायदा होता है, तो इसे रिबेट कहा जाता है। तो चलो
उदाहरण के द्वारा और सवाल को समझते हैं। सवाल है, हथकरघे से निर्मित वस्त्र की एक दुकान से सुधीर ने निम्न वस्तुएं खरीदी। क्या क्या वस्तुएं खरीदी देख लीजिए। पहला है 2 चादर, प्रत्येक का मूल्य 375 रुपये। 2 चादर है, एक का मूल्य है 375 रुपये। दूसरा क्या खरीदा, 2 दरियाँ। दरियाँ प्रत्येक का मूल्य 525 रुपये। 2 दरी लिया है, एक का मूल्य है 525 रुपये। इसकी खरीदी पर उसे 15% रिबेट प्राप्त हुआ, तो रिबेट की कुल रकम कितनी होगी। सुधीर द्वारा दुकानदार को कितनी राशि देनी होगी। तो पहले तो हम कितने का सामान खरीदा इसको निकालेंगे। क्या क्या खरीदा। पहला है 2 चादर का मूल्य कितना हो जाएगा, एक चादर का मूल्य 375 रुपये है, तो 2 चादर का यानी 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे 375 यानी हो जाएगा 750 रुपये। दूसरा उसने क्या लिया है, दरी लिया है, 2 दरी। एक दरी का मूल्य है 525 रुपये, तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 दरी का मूल्य हो जाएगा 1050 रुपये। 2 का गुणा करने पर 2 पच्चे 10 के 0, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 1050 रुपये हो जाएगा। खरीदी गई वस्तुओं का कुल मूल्य 750 रुपये का चादर हो गया, 1050 रुपये की दरी हो गई। दोनों को जोड़ देंगे, 750 धन 1050, इस तरह से जोड़ेंगे, 0 0 0 आ जाएगा। 5 और 5 मिलके 0 होता है, 0 लिख देंगे। 5 5 10 होता है, 10 के 0 लिख देंगे, हासिल 1 आ जाएगा। ये 7 है, 7 में एक हासिल जोड़ देंगे, ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला 1 यहाँ पर और आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा 1800 रुपये। यानी कुल जो है सामान 1800 रुपये का खरीदा गया। अब उसको रिबेट कितना मिला है, 15%। तो इसका 15% निकालेंगे। अंकित मूल्य पर प्राप्त कुल रिबेट 1800 गुणे 15/1000। इस तरह से आपको कितना आएगा निकाल लेंगे। ये 2 जीरो से कट जाएंगे, ये 15 बचे, 18 का गुणा कर देंगे, 15 अट्ठे 120 होता है, 0 लिख देंगे, 12 हासिल हो गया। 15 एक कम 15, 15 में 12 और मिला दीजिए, तो हो जाएगा 27। 27 यानी यहाँ पे लिख देंगे, तो आपको 270 हो जाता है। 270 रुपये का उसे रिबेट मिला, यानी 270 रुपये कम देना पड़ा। तो सुधीर द्वारा दुकानदार को दी जाने वाली राशि क्या है, 1800 का सामान है, 270 रुपये उसको रिबेट मिल गया, नहीं देना पड़ेगा। तो 1800 में से 270 घटा देंगे, ये 0 में से 0 गया, 0 आ गया, यहाँ भी 0 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ से ले लेंगे 10, 10 में से 7 गया 3, अब यहाँ बचा 7, 7 में से 2 घटा देंगे, यहाँ बचेगा 5। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक आ जाएगा सीधा सीधा, यानी 1530 रुपये उसे देना पड़ेगा। इस तरह से आपका उत्तर आ गया। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। पहले तो कितना सामान लिया, वो उसका कितना दाम हुआ, सब अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे, फिर उस पर कितना रिबेट हुआ। प्रतिशत में आप हमेशा निकालते हैं, चाहे वो छूट हो, चाहे कमीशन हो, चाहे रिबेट हो, प्रतिशत में दिया है तो उस तरह आप निकालेंगे। सब एक जैसा ही निकालना है। फिर इस तरह से आप जो है कितना कम देना पड़ेगा घटा के देख लिए, और इस तरह से आपका उत्तर हो गया। तो इस आपको ये सारी चीज़ें, कमीशन और रिबेट क्या है, समझ में आया होगा। इसके द्वारा आप प्रश्न संग्रह 9.2 का सवाल कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।